इसमें सवाल उठाने की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप डिटेल जाएंगे संसद के उसके ऊपर तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि कितने मैंने सवाल उठाए हैं, कितनी डिबेट्स के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया है, कितने 0 आवर के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया है, कितने 377 मैंने लगाए हैं, कितने बिल जो हैं उनके ऊपर मैंने चर्चा की है। तो ये सब डिटेल्स जो हैं आपको उसमें लग जाएंगी। बाकी मैं भी आपको एक एक करके पूरा डिटेल निकाल के उसमें, क्योंकि कोई भी ऐसा सेशन नहीं होता जिसके अंदर मैं सिरसा की आवाज़ को ना उठाती हूँ। कोई भी ऐसा सेशन नहीं होता जिसके अंदर किसी ना किसी बिल के ऊपर मैं चर्चा नहीं करती हूँ। 0 आवर में तो मुझे मौका मिल जाता है तो मैं तुरंत प्रभाव से अपने इलाके की जो भी ज्वलंत इशू होते हैं उसके ऊपर मैं बात उठाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो आज तक जितने भी सांसद सिरसा लोकसभा से हुए हैं, आप उन सब के सवालों को इकट्ठा कर लें और सिर्फ मैंने जो सवाल किए हैं आप उनको इकट्ठा कर लें, तब भी मेरी संख्या उनसे ज़्यादा मिलेगी आपको। उन सबको एकत्रित कर लें, आप उन सबको एक तरफ कर लें और मुझे अकेले को आप एक तरफ कर लें, तब भी जितने सवाल मैंने पूछे हैं उनकी संख्या आपको उनसे ज़्यादा मिलेगी। आपके कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां रही? क्या कह रहे? उपलब्धियां रही सिरसा लोकसभा। देखिए, उपलब्धियां यही हैं कि सिरसा लोकसभा को आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाने लगा है। संसद के अंदर सबको मालूम है कि सिरसा लोकसभा कहाँ पर है, सिरसा लोकसभा में क्या क्या दिखते हैं। मैं जहाँ कहीं पर भी जिस भी मंत्रालय में किसी भी मंत्री से मिलती हूँ तो मैं सिरसा लोकसभा की सभी समस्याओं को उनके समक्ष रखती हूँ और बहुत सी समस्याओं को हम धीरे धीरे पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और इसी कड़ी में जैसा मैंने आपको बताया कि हम अगर बात करें जैसे NH में यहाँ पर जिस तरह से हाईवेज़ बने हैं, जो हाईवे ये आपका हिसार से लेकर सिरसा तक जो बना है उसमें जगह जगह पर जो फ्लाईओवर्स बने हैं उसकी वजह से जो बाढ़ की स्थिति है उसके अंदर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। नहीं तो अर्बन एरिया के अंदर ये पानी इतनी ज़बरदस्त तरीके से आ सकता था कि जान माल की बहुत नुकसान हो सकता था। 4 जो है यहाँ पर हमने धांगड़ के अंदर, बड़ोपल के अंदर, दरियापुर के अंदर और एक खराखेड़ी के अंदर, ये 4 जो है फ्लाईओवर बने हैं, ये हमारी उपलब्धि है। इसके साथ साथ ट्रेन्स की हम बात करें, गोरखधाम ट्रेन को हम लेकर आए, मैं खुद उसके अंदर जो है वो दिल्ली से यहाँ पर सफ़र करती हूँ यहाँ से, और इतनी आरामदेह उसका सफ़र है। अब मेरी कोशिश एक और नई कोशिश मेरी एक और क्या है कि मैंने नोटिस किया कि ये जो गोरखधाम ट्रेन आती है ये पूरा बिल्कुल फुल आती है। तो एक कलोन जो है ट्रेन और चलाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी है कि कलोन ट्रेन में क्या होता है कि जो ट्रेन चल रही होती है बिल्कुल वैसी ही ट्रेन एक थोड़ी सी देर के बाद उसके पीछे पीछे चलती है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे यात्री जो हैं कुछ उसके अंदर छूट जाते हैं या कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा रश उसमें होता है तो वो कोशिश ये कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद दूसरी ट्रेन आने वाली तो क्यों ना हम उसमें चलें। तो मेरी कोशिश ये है कि अब ये गोरखधाम की एक कलोन ट्रेन चलनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो अमृत स्टेशन के अंदर मेरी लोकसभा के हमने जो पहले बात करी थी उसमें 3 जो है स्टेशन आ रहे थे, मंडी डबवाली का स्टेशन, सिरसा का स्टेशन और नरवाना का स्टेशन। ये 3 स्टेशन अमृत स्टेशन में आ रहे थे और ये आप देखना दिसंबर तक काफ़ी कुछ इसके अंदर बदलाव आपको जो है स्टेशंस में नज़र आएगा। लेकिन जब मैंने आग्रह किया कि मेरी लोकसभा बहुत बड़ी है, उसमें केवल 3 आपने जो है इसमें से चिन्हित किए हैं, ये बहुत कम है, तो उसके बाद अब कालांवाली का स्टेशन भी उसमें आ गया है। इसके अलावा आपका भट्टू का स्टेशन भी उसके अंदर आ गया है और एक तीसरा स्टेशन भट्टू का और कालांवाली का, ये दो स्टेशन उसके अंदर और आ गए हैं। तो अब आप देखिए कि मेरी लोकसभा के अंदर अगर मैं बात करूं तो 5 स्टेशन जो है वो अमृत स्टेशन में आ गए हैं और सिरसा आप देखना धीरे धीरे इसका बिल्कुल कायाकल्प आपको नज़र आएगा। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो है उसके लिए भी टेंडर वेंडर की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर वाटर हाइड्रेंट उसकी भी जो है वो टेंडर वेंडर की प्रक्रिया जारी है बहुत जल्द, क्योंकि अगर यहाँ पर वाटर हाइड्रेंट बनता है तो यहाँ पर लंबे रूट की गाड़ियाँ जो हैं वो और ज़्यादा आने लगेंगी। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश है कि जो सिरसा से चंडीगढ़ ट्रेन है उसको मैं किसी भी तरह से शुरू करवा सकूं। एक साउथ इंडिया की तरफ जो है कनेक्टिविटी के लिए एक ट्रेन की जो है बात चल रही थी, तो उसमें मेरी कोशिश थी कि उसको हम एलनाबाद डबवाली से होते हुए फिरोजपुर तक लेकर जाएं, तो वो अभी कोशिश जारी है। और इसके अलावा भी जयपुर से जो हिसार की ट्रेन है उसको हम एक्सटेंड करें सिरसा तक, ताकि जयपुर के लिए भी हमारी कनेक्टिविटी बने। ये सब मेरी कोशिश है, जितना इसमें से पूरा हो पाता है वो देखते हैं, नहीं तो जो है फिर अगली बार करेंगे बाकी के काम। बाढ़ में 10,000 एकड़ से ज़्यादा फसल जो है वो खराब हो चुकी है, जी बहुत से लोगों के घरों में दरार है, जी तो जी पशुओं का भी काफ़ी नुकसान है। बिल्कुल। तो आपकी सीएम साहब से बात हुई है, बिल्कुल क्या मुआवजा कब तक उनकी सहायता? बिल्कुल मेरी सीएम साहब से लगातार
इसके बारे में बात होती रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वे किया था, उस दिन भी शाम को जो हमारा एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर बैठकर सभी जो है फतेहाबाद जिले के अधिकारी और सिरसा जिले के अधिकारी और मैं भी वहाँ पर उपस्थित थी, उस समय भी पूरी चर्चा हुई। इसके अलावा दिल्ली के हरियाणा भवन के अंदर भी जो है अभी 1-2 दिन पहले ही मेरी माननीय मुख्यमंत्री से फिर से चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एकदम से जैसे इमरजेंसी में जो ज़रूरत पड़ती है पैसे की, जिसके अंदर के हम चाहे जेसीबी प्रोवाइड करने की बात करें, पॉकलेन प्रोवाइड करने की बात करें, जो मिट्टी के कट्टे होते हैं उनको प्रोवाइड करने की बात करें, और इसके साथ साथ जो जैसे आपका जो बिजली के बल्ब लगे हैं जगह जगह पर, एलईडी लगे हैं, ये सब जो हैं इन सब के खर्चे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से सिरसा जिले को तो 3.5 करोड़ रुपया दे दिया था और फतेहाबाद जिले को 1.5 करोड़ रुपया दे दिया था तुरंत प्रभाव से। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मनरेगा का काम सभी जगह पर खोल दिया था और मनरेगा के जो हमारे लेबर क्लास है उनको सबको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उनकी पेमेंट आ जाएगी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो 31 जुलाई तक खुला है। आपके माध्यम से भी मैं बार बार कहना चाहूँगी, जिसका जो भी नुकसान है, चाहे एक सुई का भी अगर किसी का नुकसान है तो अपना वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के अंदर ज़रूर डाल दें। तो उसमें जो फसलों का नुकसान है वो भी डाल दें, जो पशु का नुकसान है वो भी डाल दें, और इसके अलावा किसी के मकान का नुकसान है तो वो भी डाल दें। कम से कम 550 के करीब जो है मकान उसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि उनका नहीं आया तो वो भी उसके अंदर डाल दें। सबको सर्वेक्षण करवाने के बाद एक उचित तरीके से जो है उसकी इंक्वायरी करवाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि सबको मुआवजा जो है जैसे जैसे हिसाब से बनता है वो सबको मिलेगा। इस बात में उन्होंने बार बार ये बात कही है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आप डाल दें, अभी समय है, 31 जुलाई तक खुला है, और जिसका जो भी नुकसान है उसका सर्वेक्षण करवाने के बाद उसको मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। 40,000 पर एकड़ की मांग कर रहा है। देखिए, विपक्ष जो है वो कुछ भी मांग कर सकता है, लेकिन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो एक प्राकृतिक आपदा आई है वो प्राकृतिक आपदा तो प्राकृतिक आपदा है, वो सरकार की तरफ से तो लाई गई आपदा है नहीं। लेकिन हमारा काम, सरकार का काम ये होता है कि एक कंधे पे हाथ रखना, कि किसी को ये लगे कि तुम्हारे साथ इस बाढ़ की स्थिति में, इस दुख की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में, इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में कोई तुम्हारे साथ खड़ा है। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी का नुकसान है उसका 100% जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो दिया जाएगा, लेकिन एक मदद होती है, एक जो है सपोर्ट होता है, वो सरकार पूरा करेगी उसमें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 100% सरकार ने ये बात कही है कि आप अपना क्षतिपूर्ति पोर्टल के अंदर डालें तो उसमें आपका उसके हिसाब से मुआवजा मिलेगा, जिसका मकान का है वो मकान किस तरह से दुरुस्त हो सके, ये सब बातें सुनिश्चित करेगी सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि हरियाणा में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। देखिए, ऐसा है कि विपक्षी दल है और इतना पुराना दल है, इतनी पुरानी पार्टी है, तो मुझे लगता है कि जो भी वो कह रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो उनको यही दिखाना चाहिए कि आज से 9 साल हो चुके हैं, अभी तक तो संगठन ही तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी का, तो किस दम पर वो ये बात कह रहे हैं। हमारे तो जगह जगह पर पन्ना प्रमुख की बैठकें हो रही हैं। कल भी हमारे आदरणीय प्रभारी जी जो है वो मंडी डबवाली के पन्ना प्रमुख की बैठक लेने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग तो एक एक विधानसभा के अंदर पन्ना प्रमुख तक को मजबूत कर रहे हैं और उनका अभी तक संगठन भी तैयार नहीं है, और वो स्वप्न देख रहे हैं कि वो सरकार लेकर आएंगे या कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तो मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं।